MPPSC का यूनिट नंबर 1 पे मैंने लगभग वहाँ पर 40 to 50% कवर कर दिया था। ठीक है, जैसे मैंने क्या क्या कवर कर चुका हूँ आप लोगों को एक बार रिकॉल करवा देता हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए। मैंने बताया है समाज कार्य को मीनिंग को लेकर, मैंने कहा था कि समाज कार्य जो है सामाजिक विज्ञान से आया हुआ है। और फिर मैंने कहा था कि कल्याणकारी क्रियाओं का अध्ययन करता है समाज कार्य, ये मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ। और समाज कार्य में मैंने आपको एक बार बताया था कि लेन क्लार्क एक नाम है, आप इसे ध्यान रखिएगा। इनका स्टेटमेंट था कि हम चाहे केस वर्क करें, चाहे ग्रुप वर्क करें, चाहे कम्युनिटी वर्क करें, ठीक है, जो भी प्राथमिक प्रणाली करेंगे उनमें आप उनकी समस्या का समाधान करेंगे। तो ये परिभाषा के रूप में भी पूछ लेता है कि कौन परिभाषा किसने दिया है ना। तो समस्या के समाधान पे जिक्र करने वाला बंदा अगर कोई है तो वो लेन क्लार्क है। और अपनी इसकी एक खुद की पुस्तक थी जिसका नाम था प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क, इसे भी आप लोग खासकर ध्यान रखिएगा, मैंने करवा चुका हूँ। ठीक है, समाज कार्य में 3 युगों के बारे में बात किया था। एक को बोला था प्राचीन युग, जिसमें कहा था अर्थदान और वस्तुदान के बारे में रिप्रेजेंट किया था। और मध्यकाल 18वीं शताब्दी में आया था, ये शताब्दी 18वीं को ध्यान रखिएगा। और ये मानवतावादी का दृष्टिकोण दिया था मानवता को। और जो आधुनिक काल रहा था वो 19वीं शताब्दी में आया। और 19वीं शताब्दी में बेसिकली जो है प्राचीन युग को और मध्य युग को कॉम्बो बना दिया, एक प्रकार से कंबाइन कर दिया, है ना, दोनों को साथ में मिला दिया। तो ये प्राचीन युग। ऐसी प्रश्न आप लोगों ने देखा भी था, कल मैं क्वेश्चन भी करवा रहा था। और फिर मैंने आप लोगों को समाज कार्य के उद्देश्य के बारे में चर्चा कर चुका हूँ, समाज कार्य की विशेषता के बारे में बता चुका हूँ। विशेषता वही है, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने, मतलब स्वतंत्र बनाने की बात करते हैं, जीवन याचिका अपना सही तरीके से चला सके, इस तरीके की क्रियाविधि, वैज्ञानिक ढंग से आप किसी काम को करना चाहते हैं, किसी कार्य को करने से पहले आप प्लान करना चाहते हैं, किसी कार्य को जब करते हैं तो उसको टास्क एनालिसिस, कार्य को विश्लेषण करके आप सिखाते हैं। तो ये सभी की सभी जो है एक प्रकार की विशेषता है समाज कार्य की। समाज कार्य की विशेषता है कि मनोसामाजिक जो है वो समस्याओं का अध्ययन करेगा। तो अब केवल मनोसामाजिक समस्या ही नहीं होती है, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो सभी समस्याओं को क्या करता है वो अध्ययन करता है। लेकिन ट्रेडिशनल शब्द है ये, आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा समाज कार्य में सबसे पहले जो होता है समस्याओं का जो मनोसामाजिक अध्ययन होता है वही किया जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये बेसिकली एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ, शायद आप लोगों को रिकॉल भी हो रही होगी ये सभी की सभी बातें, है ना। फिर मैंने बताया था कि व्यवसाय समाज कार्य के किस तरीके से उसका उदय हुआ। प्रोफेटरी शब्द जो है लैटिन भाषा से निकला था, और प्रोफेशन जिसको हम लोग बोलते हो ना एक प्रकार के व्यवसाय के रूप में, है ना। फिर धीरे धीरे ये कंडीशन बढ़ती गई और समाज कार्य की जो स्थिति में आया तो एक 1890 में समिति बनी थी। 1890 में समिति बनी थी, किसी को याद है वो समिति क्या थी जो समाज कार्य में व्यावसायिक स्थितियों की खोज की गई थी? उस समिति का नाम बता सकता है कोई व्यक्ति मुझे? 1890 की। देखिए सारी चीज़ें मैं ही बोलूँगा तो फिर नहीं मज़ा आएगा ना, कुछ आप लोग ही बोलिए थोड़ा बहुत, मैंने आप लोगों को बताया भी तो है कि नहीं? बोलिए। नहीं पता था। नहीं पता, चलो अच्छी बात है, लेकिन अब आप ध्यान से इसको सुन लीजिए। और मैंने बताया भी है आप लोगों को कि 1890 में परोपकार संगठन समिति थी। ये प्रश्न पूछ लेता है कि समाज कार्य की व्यावसायिक स्थितियों की खोज कब की गई, तो तुरंत कहना कि 1890 में की गई थी। और पूछ लेगा कि किसके समिति के माध्यम से की गई थी, तो भी आप कह देना कि परोपकार संगठन समिति। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इसको भी आप लोग खासकर ध्यान रखिएगा, है ना। तो फिर आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद हम लोगों ने अब्राहम फ्लेक्सनर के बारे में बात किया था, जिसने व्यावसायिक स्थितियों पर अपना विचार प्रकट किया था। और दान एवं सुधार एक बल्टीमोर की सभा थी जो वर्ष 1915 में बैठक हुई थी, और उसमें फ्लेक्सनर ने ये बात बोला था, क्या समाज कार्य एक व्यवसाय है? इस पर जो है उसने एक मूल्यांकन की स्थिति के बारे में जांच की थी। किसके बारे में? व्यावसायिक स्थितियों का जो मूल्यांकन करना था, इसके बारे में बात किया था 1915 में। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में हम लोग अब तो एक नाम आता है ग्रीनवुड का नाम आता है। तो ग्रीनवुड का एक प्रतिरूप है, इसे भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन में ज़रूर पूछा जाता है इसका नाम। मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, बाकी मैंने आप लोगों को करवा चुका हूँ, है ना, यूनिट नंबर 1। तो थोड़ा सा समझिए यहाँ पर। अर्नेस्ट ग्रीनवुड एक नाम है, ये विद्वान का नाम है ना। और इसने सन 1957 में, मेरी बात को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा सभी लोग, ठीक है भाई। 1957 की अगर मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, तो 1957 में एक
एट्रीब्यूट्स ऑफ अ प्रोफेशन, ठीक है, आप ध्यान सुनिएगा, एट्रीब्यूट्स ऑफ अ प्रोफेशन विषय पर इसने एक लेख लिखा था, और वो जो लेख था वो समाज कार्य की व्यावसायिक स्थितियों के मूल्यांकन के संबंध में था। और मूल्यांकन के बारे में और एक बंदा ने बात किया, उसका नाम था अब्राहम फ्लेसनर, है ना। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। लेकिन लेखों में अगर मैं आप लोगों से जिक्र करूं तो बहुत ही फेमस नाम है। प्रथम जो लेख आया था, किसी को पता है कब आया था वो लेख? कोई बता सकता है प्रथम लेख कब आया था समाज कार्य में? समाज कार्य का अगर एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो कोई बता सकता है मुझे कि प्रथम लेख कब लाया गया था? नहीं पता तो कोई बात नहीं, चलो तो आप लोग उसको भी थोड़ा सा फोकस करिएगा। 1939 की बात कर रहा हूँ मैं, 1939 की, ठीक है। तो अर्नेस्ट ग्रीनवुड ने 1957 में एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रोफेशन के विषय पर इसने एक लेख समाज कार्य की व्यावसायिक स्थितियों का मूल्यांकन किया है। तो मूल्यांकन दो बंदों ने किया है, एक अब्राहम फ्लेसनर भी है और एक आपका अर्नेस्ट ग्रीनवुड भी है। ग्रीनवुड का जो होता है वो व्यावसायिक स्थिति है, परंतु जो है एट्रीब्यूट्स ऑफ अ प्रोफेशन विषय पर है। लेकिन अगर हम बात करें अब्राहम फ्लेशनर के बारे में, तो आपको भली भांति तरीके से पता होना चाहिए क्या समाज कार्य व्यवसाय है, ठीक है भाई, क्या समाज कार्य एक व्यवसाय है, तो उस पर आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। ये सभी की सभी जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है भाई। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, और इसके अंतर्गत बहुत सारी बातें हैं आप देख सकते हैं, जैसे व्यवसाय का मौलिक ज्ञान का उपयुक्त होना ये जरूरी है, सिद्धांत और सिद्धांत के साथ साथ क्रमबद्धता होनी चाहिए, वैज्ञानिक विधि होनी चाहिए, शैक्षणिक प्रणाली होनी चाहिए, कुछ कौशल होने चाहिए, ये सभी के सभी क्रियाविधि होनी चाहिए व्यवसाय में। तो इनका कहने का मतलब एक ये है। दूसरा ये कहते हैं कि व्यावसायिक प्राधिकरण और सेवार्थी व्यावसायिक संबंध में विश्वसनीयता हो या वैधता हो, दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती है, ठीक है। विश्वसनीयता भी और वैधता भी व्यावसायिक निर्णय और सक्षमता के प्रयोग पर आधारित होता है, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का व्यवसाय समाज कार्य के अंतर्गत अर्नेस्ट ग्रीनवुड ने 1957 में ये बात कही थी। 1957 में एक बीस्ट्रिक का भी नाम आता है, 1957 में आपका एक एच पर्लमैन का भी नाम आता है। तो बीस्ट्रिक का समाज कार्य सिद्धांत पर ध्यान रखेंगे, एच पर्लमैन का नाम समस्या समाधान के उपागम का नाम ध्यान रखेंगे आप, 4 Ps के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे थोड़ा थोड़ा। एक बार मैं ज्वाइन करता हूँ, कोई शायद बार बार ज्वाइन कर रहे हैं, है ना। एक मिनट, ये भाई, तो यहाँ आप लोगों को ध्यान रखना है, ये चीज़ें आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। प्लस में अगर हम बात करें तो व्यवसाय समाज कार्य की एक अपनी सदस्यता और व्यावसायिक अभ्यास, शिक्षा और निष्पादित मानकों को नियमित और नियंत्रित करने की शक्ति से भी युक्त होता है। तो जाहिर सी बात है ये कि जब भी हम व्यवसाय समाज कार्य करते हैं तो वो बेसिकली प्रैक्टिकली पर आधारित होता है, अभ्यास पर आधारित होता है, इनका कहने का मतलब ये है। और जब भी आप काम करें किसी चीज़ को तो वो नियंत्रित होकर काम करें, उसमें कुछ आचार संहिता भी होनी चाहिए, कुछ रूल रेगुलेशंस भी होने चाहिए, ठीक है। और उसमें आपको स्वीकृति भी प्रदान करनी चाहिए, मतलब एक प्रकार का सिद्धांत जितने भी होते हैं सारे के सारे इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो ये अर्नेस्ट ग्रीनवुड की अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ एट्रीब्यूट्स ऑफ अ प्रोफेशन के बारे में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा थोड़ा सा, तो ये इंपॉर्टेंट है, इन बातों को आप लोग फोकस करिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अब अगले क्रम पे चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पर समाज कार्य में। यहाँ पर अब देखिए ये थोड़ा सा दर्शन आ गया है, अब मैं दर्शन स्टार्ट करने वाला हूँ। पहले एक चीज़ और बता देता हूँ, समाज कार्य व्यवसाय में हम लोगों ने समाज कार्य व्यवसाय के बारे में पढ़ा है। तो आपने एक नाम सुना होगा, नाम लिख लीजिएगा कॉपी पर, क्योंकि देखिए यूजीसी का एग्ज़ाम भी सामने आ गया है आप लोगों को, एमपीपीएससी का भी एग्ज़ाम नज़दीक आते चल रहा है। तो इसलिए अब मैं जितनी भी बातें बताऊंगा आप लोगों को वो इम्पोर्टेंट बताऊंगा, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, है ना, अपने आप में प्रश्न बनाएगा। जैसे मैं एक बात करूँ आप लोगों से कि अगर हॉलिस टेलर का नाम पूछे, क्या नाम पूछे, हॉलिस टेलर का नाम पूछे। अब ये देखो व्यवसाय समाज कार्य में जैसे आपने अब्राहम फ्लेसनर का नाम जान लिया, अर्नेस्ट ग्रीनवुड का नाम जान लिया, उसी तरीके से आप हॉलिस टेलर का भी नाम याद रखिए। इनका भी नाम बेसिकली जो है व्यवसाय समाज कार्य के ही अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इन्होंने सन 1951 में उस समय को अमेरिका में, जब 1951 की बात मैं कर रहा हूँ, उस समय को समाज कार्य में इन्होंने कहा था अपने शैशवा काल की अवस्था में है। तो 1951 में हॉलिस टेलर का कहने का मतलब ये था कि जो समाज कार्य है
ये समाज कार्य अपने शैशवावस्था में है। ठीक, अभी उतना इम्प्रूव नहीं हुआ था 1951 में। इनका कहने का तात्पर्य यही था। तो हॉलिस टेलर का एक ही शब्द है, उस शब्द को ध्यान रखिएगा, नाम शैशवा काल। ठीक है भाई, शैशवा काल, तो ये ध्यान रखिएगा। और जब भी व्यावसायिक समाज कार्य के बारे में आप पढ़ें तो कुछ बातों को ध्यान में रखें। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे वैज्ञानिक ज्ञान हो या क्रमबद्धता का सिद्धांत हो, तो ये लागू हो जाता है आपका किसमें, व्यवसाय समाज कार्य में। तो व्यवसाय समाज कार्य वैज्ञानिक ज्ञान और क्रमबद्ध सिद्धांत पर आधारित होता है, और ये व्यवसाय ही नहीं, समाज कार्य ही उस पर आधारित है। ये बात तो आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात अगर मैं आपसे कहूँ तो इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि कुछ प्रणालियाँ होती हैं। प्रणालियाँ का मतलब मेथड्स होते हैं, सिस्टम होते हैं, और कुछ विधि होती है, कुछ मेथड्स होते हैं, वो भी समाज कार्य पे होते हैं। तो समाज कार्य बेसिकली क्या करता है, जब भी किसी मानव कल्याण की बात करता है, उसकी हित की बात करता है, तो वह हित और कल्याण तभी होगा जब किसी कार्य को आप प्रणाली के माध्यम से या योजना के माध्यम से या विधि के माध्यम से या प्रविधि के माध्यम से करेंगे, तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये व्यवसाय समाज कार्य ऐसे होता है, वैज्ञानिक ज्ञान पर होता है, क्रमबद्ध तरीके से होता है, प्रणालियों के आधार पर होता है, विधियों के आधार पर होता है, कुछ शिक्षण प्रशिक्षण के आधार पर होता है, व्यावसायिक संगठन के आधार पर भी होता है, व्यावसायिक संगठन के आधार पर भी होता है। लेकिन जब मैं कभी आप लोगों से एक शब्द बोलूँ ना, व्यावसायिक संगठन, तो आपके दिमाग में एक बात हमेशा क्लिक हो जानी चाहिए कि जो व्यावसायिक संगठन है वो आचार्य संहिता जरूर उसमें होनी चाहिए कहीं ना कहीं। और आप लोगों ने देखा भी है, जो है आचार संहिता के बारे में पढ़ा भी है आप सभी लोगों ने, है ना। आचार संहिता बनती कैसी भाई, व्यवसाय संगठन के माध्यम से बनाई गई है। ठीक है भाई। तो व्यावसायिक संगठन ने एक स्थापना किया था 1911 में। मैंने कल क्वेश्चन भी करवाया था आप सभी लोगों से, क्या 1911 में जिस व्यावसायिक संगठन की स्थापना हुई उसका नाम किसी को पता है? कोई बता सकता है मुझे 1911 में उस संगठन का क्या नाम था? कोई बता सकता है? जो कॉलेजिएट ब्यूरो ऑफ एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन कुछ हाँ था, हाँ हाँ ऑक्यूपेशन। हाँ हाँ, वेरी गुड। तो आप ध्यान रखेंगे वो भी कि इंटर कॉलेजिएट ब्यूरो ऑफ ब्यूरो ऑफ ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन। हाँ याद रखेंगे, ये 1911 का। ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, आपको ऐसे ही ध्यान रखना। अब ऐसे ही तो प्रश्न आते हैं आप लोगों से एग्जाम में, है ना। तो जैसे आप लोगों से अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेडिकल सोशल, अब ये सभी के सभी पार्ट हैं व्यवसाय संगठन के। और व्यवसाय संगठन आ किसके अंदर रहा है? व्यवसाय संगठन आ रहा है व्यावसायिक समाज कार्य के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है। तो जहाँ चाहे आप कॉलेजिएट ब्यूरो ऑफ ऑक्यूपेशन की बात करें, चाहे अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेडिकल सोशल वर्कर की बात करें, चाहे आप द नेशनल एसोसिएशन ऑफ मेडिकल सोशल वर्क की बात करें, चाहे आप द एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, है ना। ऐसे बहुत सारे संगठन हैं, ऐसी बात नहीं कि यही दो तीन, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने तीन चार लोगों का नाम बताया है। बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में आए हुए हैं ये सारे के सारे प्रश्न, है ना। तो इसका आप खासकर ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है व्यवसाय समाज कार्य के बारे में। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा समाज कार्य दर्शन के बारे में। ये भी स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इग्नू की बुक से लिया हुआ है। ठीक है, इग्नू की बुक से लिया हुआ है और यहाँ से प्रश्न भी आते हैं। ऐसे नहीं कि मैंने बस किसी भी बुक से ले लिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ से प्रश्न नहीं आते, यहाँ से प्रश्न आते हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा, एक नाम है CR मधभाई ने मराठी में धर्म और समाज कार्य के बारे में, सामाजिक क्रिया के बारे में इसने एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो धर्म और समाज कार्य सन 1981 में, ठीक है, 1981 पर, और समाज कार्य पर इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी। अब आप ध्यान रखिएगा कि धर्म और समाज कार्य, अब हालांकि पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन ध्यान रखिए कि धर्म और समाज कार्य के साथ साथ रिलीजन्स भी है। तो CR मधभाई का नाम आप देइएगा और ये मराठी में है। तो बेसिकली मराठी तो नहीं पूछता कि भाई मराठी में कौन सी किताब लिखी गई, इसमें कौन सी किताब लिखी गई, ये नहीं पूछता। पूछता है कि समाज कार्य दर्शन पर पुस्तक किसकी है, सबसे पहली पुस्तक कौन सी आई, ऐसे प्रश्न बन सकता है। और बहुत सारे विद्वानों के जो है इस तरीके से प्रश्न बनते हैं एग्जैक्ट करके। बाकी हिंदी में किसने लिखा, इंग्लिश में किसने लिखा, उर्दू में किसने लिखा, मराठी में किसने लिखा, ऐसे प्रश्न नहीं बनते। बट ध्यान रखें आप सभी लोग कि ये बात सन 1981 की हो रही है। आगे हम बात करते हैं, आप सभी लोगों को पता है प्रोफेसर राजाराम शास्त्री के बारे में। तो हिंदी में अब देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग स्टार लगाइएगा, IMP भी करिएगा। राजाराम शास्त्री ने हिंदी में समाज कार्य पर
पहली पुस्तक, अब आप देखिए ध्यान से, पहली पुस्तक लिखी। और नेक्स्ट अगर हम बात करें समाज कार्य पर पहली पुस्तक लिखने वाले व्यक्ति का नाम अगर आता है, कभी पूछा जाता है, तो राजा राम शास्त्री का नाम। अगर आपसे पूछे कि समाज कार्य दर्शन पर, फिलॉसफी, आप समझ रहे होंगे मेरी बात अच्छे तरीके से, समाज कार्य दर्शन के बारे में, तो अगर समाज कार्य दर्शन के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहली पुस्तक किसने लिखी है, तो याद रखना प्रोफेसर मिर्जा आर अहमद का नाम। ठीक है। दर्शन का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? कोई बताना चाहेगा मुझे दर्शन का मीनिंग क्या होता है? कोई बताना चाहेगा? कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति। सर कोई भी जो जैसे पुस्तक होती है, कोई भी धर्म होता है, उसमें जो दर्शन होता है सर उसका सार होता है। मतलब उसकी जो, जैसे अपन किसी की प्रस्तावना मान सकते हैं, जैसे अपन कोई निबंध लिखते हैं उसकी प्रस्तावना होती है, मतलब मोटा मोटा जो सारी चीजें उसमें इंक्लूड हो जाती है। मतलब उसका दर्शन एक शोरूम की तरह अपन मान सकते हैं कि अंदर क्या होगा, बाहर मतलब एकदम आप प्रस्तावना को मान सकते हैं कि इसमें दर्शन क्या है किसी भी धर्म का। ओके, चलो ठीक है। तो यानी आपने धर्म को रिलेट करके मुझे बताया है दर्शन के बारे में, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर अगर हम बात करें समाज कार्य में, तो समाज कार्य बेसिकली यही क्या, हर एक चीज़ों में भी, चाहे धर्म की भी बात करें चाहे किसी की भी बात करें, तो आप ध्यान रखें वो हमेशा इसका जो मीनिंग बनता है ना, वो बनता है सत्य, सत्य और ज्ञान की एक खोज करने की बात करता है, एक वो भी अनवरत तरीके से। अनवरत तरीके मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि कंटिन्यूअस, एक प्रकार से लगातार तरीके से, जहाँ पे सत्यता और ज्ञान की खोज निरंतर चल रही है, जहाँ पर हम तथ्यों को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो दर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कहीं ना कहीं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो आप समझ गए होंगे अब कि दर्शन का मतलब क्या बनता है। दर्शन का मतलब हम ये भी बात कह सकते हैं, बुद्धिमता का स्नेह है। दर्शन का मतलब जैसे फिलॉसफी होता है, फिलॉसफी, फिला का मतलब होता है प्रेम या स्नेह। और अगर हम बात करें सोफिया, तो सोफिया का अर्थ होता है बुद्धिमता। तो कभी कभी अगर आपसे पूछ ले फिलॉसफी के बारे में भी, तो संधि विच्छेद अगर आप करें तो वहाँ पर फिला प्लस सोफिया लिखना आप सभी लोग। ठीक है। और ये ग्रीक भाषा से, फिलॉसफी से, जिसका एक फिला का अर्थ होता है स्नेह से, स्नेह का मतलब प्रेम से, और सोफिया का अर्थ होता है बुद्धिमता से। ठीक है। और हम अगर इसको फिलॉसफी के रूप में देखें तो बुद्धिमता से स्नेह की बात कर सकते हैं। और इसका मीनिंग निकाले तो हमें ये पता चलता है कि सत्य और ज्ञान की निरंतर खोज करना, और उसके संबंध में प्राप्त जो भी तथ्य होंगे उसको हम वैज्ञानिक ढंग से क्या करेंगे, आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। तो यह एक प्रकार का आपका हो जाएगा दर्शन। ठीक है। यही चीज़ आपको यहाँ पर मुझे बताना था। तो समाज कार्य दर्शन कुछ है नहीं। बहुत बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई समाज कार्य दर्शन है क्या। लेकिन आपसे अगर प्रश्न पूछे कि समाज कार्य दर्शन पर पहली पुस्तक के रूप में, तो आप ध्यान रखिएगा प्रोफेसर मिर्जा आर अहमद का नाम। और समाज कार्य दर्शन और पद्धति की बात अगर मैं करूं, तो यहाँ पर देखो 1969 में, ठीक है, शीर्षक में या शीर्षक से हिंदी में पहली पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट ही है, चाहे समाज कार्य दर्शन हो या समाज कार्य दर्शन और पद्धति की भी बारे में बात हो, तो आपको सीधा सीधा कहना है कि प्रोफेसर मिर्जा आर अहमद का है, और ये 1969 का है समाज कार्य दर्शन में। ठीक है। अब ये मत सोचिएगा कि समाजकार तो सर 1936 में आ गया है, लेकिन दर्शन बाद में इतने सारे क्यों भाई, धीरे धीरे वो चीज़ें, क्योंकि 1951 में ही एक चीज़ें देखो आ गई थी। हॉलिस टेलर ने ये बात बोल भी दिया था कि अभी तो समाजकार शैशवा काल स्थिति में है। अभी आप लोगों ने सुना भी है मेरे मुंह से, है ना। तो जाहिर सी बात है कि हम लगा सकते हैं कि धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है समाज कार्य में, और आने वाले टाइम में और इम्प्रूव होगा अभी, है ना। ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना होगा थोड़ा सा। तो हिंदी की बात कर रहा हूँ, तो हिंदी में यहाँ पर प्रोफेसर आर अहमद का नाम, आप लोग इसको क्लिक करिएगा। ठीक है। और आगे बात करते हैं, तो कुछ विद्वान भी लोग थे, अनेक पुस्तकें और भी आई जो अंग्रेजी भाषा में भी लिखी गई थी। ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, लेकिन पर्टिकुलर ये नहीं पूछेगा कि हिंदी में किसने नाम लिखा, भाई इंग्लिश में किसने नाम लिखा, ऐसे नहीं कुछ आएगा। बस समाज कार्य दर्शन के रचयिता कौन है, लेखक कौन है, ये ऐसे पूछ सकता है। प्रोफेसर सुरेंद्र नाथ सिंह के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इन्होंने हिंदी में कुल 8 पुस्तकें लिखी हैं। हिंदी में समाज कार्य दर्शन पर कुल टोटल सुरेंद्र नाथ सिंह ने 8 पुस्तक लिखी है। ये भी अगर कभी पूछ ले कि सुरेंद्र नाथ सिंह के कुल कितनी पुस्तकें हैं, तो आप बता देना 8 पुस्तकें हैं। समाज कार्य के बारे में आप लोगों ने वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर के बारे में पढ़ा होगा, है ना। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि उन्हीं समाज कार्य की एक प्राथमिक विधियों पर, जैसे सामाजिक केश व कार्य, सामाजिक समूह कार्य पर प्रथम पुस्तक, या आप कहें कि पुस्तकें लिखी गई। जैसे अगर कोई किताब लिखा,
कि प्राथमिक प्रणाली या प्राथमिक विधियों पर, तो आप ये ना समझे कि केवल केस वर्क और ग्रुप वर्क पर ही है। ठीक है, आप ये भी मेंशन कर लीजिए उसमें कि कम्युनिटी वर्क में भी, कम्युनिटी वर्क में भी इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का जो नाम था समाज कार्य प्राथमिक विधि नाम था, उस पुस्तक का नाम था समाज कार्य प्राथमिक विधि। प्रोफेसर पीडी मिश्रा नाम था उनका। क्या नाम था? प्रोफेसर पीडी मिश्रा नाम था। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बस ये 2-3 लोगों का नाम मैंने जो बताया है ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप कॉपी पर नोट भी बना रहे हैं साथ साथ तो फिर तो अच्छी बात है आप सभी के लिए, है ना। तो बेसिकली अगर हम बात करें आगे देखते हैं समाजकारी दर्शन में आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ों को लेते हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है ना। तो दर्शन आप समझ गए हैं भली भांति तरीके से, जहाँ पे सत्यता और ज्ञान की खोज की बात की जा रही है, जहाँ पर दर्शन सामाजिक जीवन में मौलिक सिद्धांतों और धारणाओं की व्याख्या कर रहा हो। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि दर्शन सामाजिक जीवन के मौलिक सिद्धांतों और धारणाओं की व्याख्या करता है और दर्शन सामाजिक संबंधों में सर्वोत्तम आदर्शों का निरूपण करता है। समाजकार मानव जीवन का अधिक सुखमय तथा प्रकारात्मक बनाने का संकल्प भी रखता है। ठीक है, तो ये बहुत ही सरल है और इजी भी है, आप सही तरीके से समझ भी सकते हैं कि जो समाजकारी दर्शन है वो सामाजिक जीवन के मौलिक सिद्धांत और धारणाओं की व्याख्या करेगा। प्लस में अगर मैं आपसे एक बात और बताऊं तो वो चीज़ ये है कि सामाजिक जीवन का सबसे सर्वोत्तम मूल्यों को प्रभावपूर्ण बनाने की कोशिश कर रहा है। एक प्रकार से प्रभावपूर्ण का मतलब हो जाएगा एक प्रकार से सर्वोच्च रूप में निरूपण करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मानव जीवन को क्या बनाने की कोशिश करता है? सुखमय जीवन व्यतीत करने की बात करता है, प्रकारात्मक बनाने की बात करता है। यह आप लोगों का हो जाता है दर्शन। तो मानवतावादी विचार सिद्धांत है जो तथ्यों पर आधारित होता है। समाजकार वैज्ञानिक पद्धति जो है उसका बेसिकली जो उपयोग किया जाता है जन कल्याण के लिए किया जाता है। किसके लिए काम करते हैं? जन कल्याण के लिए। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। मानवतावादी विचार सिद्धांत जो है तथ्यों पर आधारित है। समाजकार वैज्ञानिक पद्धति और उसके उपयोग जन कल्याण के लिए काम किया जाता है या उस पर आधारित है। तो ये चीज़ें आप इसको इजीली समझ सकते हैं, है ना। आगे हम बात कर लेते हैं। और देखिए अभी मैंने आप लोगों से एक शब्द बोला था, फिलॉसफी ग्रीक भाषा से लिया हुआ है। फिला का अर्थ होता है प्रेम, जिसको हमने बोला था स्नेह के बारे में, है ना। और सोफिया का अर्थ होता है बुद्धिमता और फिलॉसफी का अर्थ हो जाता है बुद्धिमता से स्नेह या बुद्धिमता से प्रेम, है ना। और यहाँ पर मैंने बोला था बुद्धिमता का जो तात्पर्य बनता है यहाँ पर सत्य और ज्ञान का अनवरत खोज करने के लिए। सब मतलब वही है कि जहाँ पर आप सत्यता और ज्ञान को कंटिन्यूअस एक निरंतर खोज करने की बात कर रहे हैं, जहाँ पर लोगों को संबंधों में तथ्यों को खोजने की बात कर रहे हैं, जहाँ पर वैज्ञानिक ढंग से किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वह आपका कहलाता है दर्शन कहलाता है। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है और मैंने आप लोगों को पहले भी समझा चुका हूँ इसके बारे में, है ना। चलिए, और अब एक नाम आप लोगों को ध्यान रखना होगा। अच्छा, इससे पहले मैं कुछ एक और बातें बता देना चाहता हूँ आप सबके लिए, थोड़ा उसे भी ध्यान रखिएगा। जब भी कभी समाज कार्य के दर्शन के बारे में बात करें तो इसमें कुछ वैल्यूज़ होते हैं समाज कार्य के, कुछ समाज कार्य के प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय मतलब सफिक्स आप कह सकते हैं एक प्रकार से। तो जैसे अगर मैं कहूँ क्या हो सकते हैं भाई, जैसे आप कहते हैं ना कि भाई हिंदी में टोटल प्रत्यय की बात किया जाए तो जो है कई प्रत्यय लगा के बनाए जाते हैं, है ना। उपसर्ग नहीं, प्रत्यय की बात कर रहा हूँ, ठीक है मैं। तो ऐसे ही जैसे व्यक्ति के बारे में बात करूँ तो व्यक्ति का प्रत्यय एक होना जरूरी है, ठीक है। एक व्यवहार का प्रत्यय भी होना है, ठीक है भाई। तो व्यवहारिक प्रत्यय भी हो सकता है, व्यक्ति का प्रत्यय भी हो सकता है, समस्या का भी हो सकता है, संबंध का भी हो सकता है, भूमिका का भी हो सकता है, और ईगो का मतलब होता है अहम का भी हो सकता है। अडेप्टेशन अनुकूलन की क्रियाविधि भी हो सकती है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा। जैसे मैं कहूँ व्यक्ति का प्रत्यय क्या होता है, कोई जानता है व्यक्ति का प्रत्यय बता सकता है मुझे? क्या हो सकता है व्यक्ति का कॉन्सेप्ट या प्रत्यय के बारे में? कोई बता सकता है मुझे? देखिए, जो व्यक्ति के प्रत्यय की बात हो रही है ना, इसमें सत्यनिष्ठता गरिमा की आस्था रखता है व्यक्ति। सत्यनिष्ठता और गरिमा की आस्था रखता है, तो ये व्यक्ति का प्रत्यय हो जाता है। व्यक्ति समग्रता में प्रतिक्रिया करता है। समग्रता मतलब होल, है ना, संपूर्ण। और उसकी बाह्य आंतरिक परिस्थितियां जो होती हैं वो भिन्न भिन्न होती है। तो अतः हम कह सकते हैं ये बात कि उनका जो व्यवहार है
उनका व्यवहार भी भिन्न भिन्न होगा, तो इसलिए व्यक्ति का प्रत्यय होता है एक, ये दर्शन का ही पार्ट है। व्यवहार का भी होता है, भिन्न भिन्न व्यवहार भी होगा, बाह्य पर्यावरण में अलग व्यवहार होगा, आंतरिक पर्यावरण में अलग व्यवहार होगा, और उन व्यवहारों में क्या करता, सामंजस्य बैठाता अपना, है ना। ये हो जाएगा आपका समस्या। आप समस्या जानते हैं कि जब एक व्यक्ति पहले से ही सीखी हुई आदतों को, ठीक है, प्रेरणाओं और नियमों के सहायता से उद्देश्यों तक पहुंच नहीं पाता है, तब हम समस्याओं की स्थिति में उसका क्या करते हैं भाई, विश्लेषण करते हैं, और विश्लेषण करके उसकी बाधाओं का हम दूर करते हैं। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, समस्या का भी प्रत्यय हो सकता है, यहाँ पर संबंध का भी होता है, संबंध मौखिक है या लिखित है या अमौखिक है, ठीक है, कम्युनिकेशन के आधार पर, किसके आधार पर है, तो ये हो जाएगा आपका। भूमिका के आधार पर भी होता है, ठीक है, भूमिका के अहम के आधार पर भी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है भाई। आगे हम बात कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर नाम देख रहे हैं कि समाज कार्य दर्शन में वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम, और ये है नाम हर्बर्ट बिस्नो का। हर्बर्ट बिस्नो ने समाज कार्य के दर्शन का व्यापक वर्णन किया है, और यहीं से प्रश्न आता है, यूजीसी में भी आता है और एमपीपीएससी में भी आएगा, यहीं से प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, हर्बर्ट बिस्नो से ही। तो हर्बर्ट बिस्नो ने समाज कार्य के दर्शन का एक व्यापक वर्णन किया है, उसके बारे में अच्छा एक्सप्लेन किया है इसने, और कहा है कि समाज कार्य दर्शन के 4 बेसिकली क्षेत्र होते हैं। बेसिकली उसके कितने क्षेत्र बताए थे, 4 ही क्षेत्र बताए थे हर्बर्ट बिस्नो ने, ठीक है। कोई मुझे बताना चाहेगा कि कौन कौन से क्षेत्र थे उन 4 में, कोई भी बताना चाहेगा मुझे? नहीं पता तो मैं बताता हूँ। देखो, एक ये बात उसने कहा कि व्यक्ति के नेचर के बारे में, एक बात बताया कि समूह हो, व्यक्ति हो, और परस्पर संबंध के बारे में, जो समूह है, जो व्यक्ति है, उसके परस्पर संबंध के बारे में। तीसरा उसने बताया कि समाज कार्य की प्रणालियों के कार्यों के बारे में। चौथा बताया कि जो समाज में असामाजिक समस्याएं हैं, ठीक, उसके बारे में। प्लस कहा कि सामाजिक परिवर्तन के रूप में भी। तो सामाजिक परिवर्तन याद रखिए, एक पॉइंट याद रखिए सामाजिक प्रणाली को, दूसरी पॉइंट याद रखिए कि समूह और व्यक्ति में परस्पर संबंध, और एक पॉइंट लास्ट है कि व्यक्ति की नेचर। बस 4 बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 4 भागों में बांटा था इसको। अगर हम आगे बात करते हैं तो हर्बर्ट बिस्नो ने समाज कार्य में अपना दर्शन ना प्रतिपादित करके 3 प्रमुख कारण बताए थे। अब यहाँ पर देखिए, इसने 3 कुछ बेसिकली, यहाँ पर मैं आपसे बता रहा हूँ, 3 कुछ ऐसे कारण बताए जो समाज कार्य के जो क्षेत्र थे 4, उनमें इन्वॉल्व थे। जैसे अभी अभी मैंने आपको 4 क्षेत्रों के बारे में बात भी किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, एक इसने कहा कि समाज कार्य व्यवसाय का नवीनीकरण होना या नवीन होना, ठीक है, एक तो ये होगा उसका। तो जब कभी समाज कार्य व्यवसाय का नवीनीकरण की बात हो तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि भाई हर्बर्ट बिस्नो का नाम है ये, ठीक है। तो याद रखिएगा हर्बर्ट बिस्नो का नाम। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि जब सेवार्थी और सेवार्थी समूह के समक्ष अपनी कार्य पद्धति या प्रणालियाँ विवरण प्रस्तुत करने में समाज कार्यकर्ता के द्वारा कठिनाई महसूस किया जा रहा है, तो ये दूसरा इसने एक क्षेत्र बताया था। देखिए, इसका बेसिकली समाज कार्य दर्शन में का कहना था कि सेवार्थी और समूह और व्यक्तियों के परस्पर संबंधों के बारे में। लेकिन इसने कहा कि जब पद्धति और प्रविधियों का विवरण प्रस्तुत करने में जो सोशल वर्कर है, यानी आप, तो आपके द्वारा जो कठिनाई महसूस हो रही है उसको समाज कार्य दर्शन के क्षेत्र में डाल दिया था हर्बर्ट बिस्नो ने, कि हम भाई इसके बारे में चर्चा करेंगे। जरूरी ये नहीं कि हम केवल सेवार्थी की ही समस्या के बारे में परखें, हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि सोशल वर्कर की समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है। तो हर्बर्ट बिस्नो के बारे में ये चीज़ें इसीलिए पूछी जाती है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट ये भी पॉइंट है। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो थर्ड पॉइंट कहता है कि सामाजिक कार्यकर्ताओं और समाज कार्य के प्रयोजकों में समाज कार्य की दर्शन दिशा के संबंध में मतभेद का होना, ठीक है भाई, मतभेद का होना। तो एक यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सामाजिक कार्यकर्ता और समाज कार्य के जो प्रयोजक हैं उनमें सोशल वर्क दार्शनिक दिशा के संबंध में, मतलब क्लाइंट में और वर्कर्स में, जैसे सोशल वर्कर्स की बात मैं कर रहा हूँ, इनमें अगर कोई मतभेद का क्रियाविधि होती है तो दार्शनिक दिशा के संबंध में चर्चा करने वाला कोई व्यक्ति है तो उसका नाम है हर्बर्ट बिस्नो।
उसका नाम है हर्बर्ट बिस्नो का। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट थी ये 3 पॉइंट्स इस वहाँ पर। और 4 बातें तो आपको 4 क्षेत्र जो बताया है मैंने वो तो ध्यान रखना ही रखना है, कि व्यक्ति की प्रकृति पर, व्यक्ति और समूह के परस्पर संबंध पर, और उसके बाद प्रणाली और कार्यों पर, और फिर उसके बाद सामाजिक कुसमायोजन और व्यावसायिक सामाजिक परिवर्तन को। ठीक है, ये 4 बातें आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ये दर्शन है, समझ में दर्शन आ रहे हैं सभी को भाई? हर्बर्ट बिस्नो का नाम अभी तक मैंने आप लोगों से चर्चा किया, फिलॉसफी का अर्थ बताया है, समाज कार्य के कुछ मूल्य हैं, कुछ प्रत्यय हैं, मैंने उसके बारे में चर्चा किया है कि व्यक्ति का प्रत्यय, व्यवहार का प्रत्यय, समस्या के प्रत्यय, संबंध का प्रत्यय, भूमिका का प्रत्यय, अनुकूलन का प्रत्यय। तो ये चीज़ें आपको बताया है, ये भी ध्यान रखना, हर्बर्ट बिस्नो का नाम। और साथ ही साथ आप लोगों को मैंने जो प्रोफेसर मिर्जा जी के बारे में बात भी किया है, उनके बारे में भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि प्रोफेसर आर मिर्जा अहमद ने समाज कार्य के मूल्यों को किस तरीके से व्याख्या किया है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपने नाम सुना होगा समाज कार्य दर्शन में, तो समाज कार्य दर्शन में इन्होंने समाज कार्य के मूल्यों के बारे में चर्चा किया। कुल टोटल 10 वर्गों में डिवाइड किया है। नाम इनका है कॉस, कहीं कहीं कोसे ने लिखा होता है, कोसने। ठीक है, आप इसे भी देखें, इनका नाम कॉस भी है ना। तो इन्होंने कुछ मूल्यों के बारे में बात किया। तो जैसे अगर हम बात करें तो देखिए, इन्होंने कहा कि मनुष्य की योग्यता एवं उसकी गरिमा। अच्छा, मैं आप लोगों से वही तो बात कर रहा है भाई, समाज कार्य दर्शन क्या है? तो मनुष्य की योग्यता और उसकी गरिमा, संपूर्ण मानवीय, ठीक है, संपूर्ण मानवीय विभव उपलब्ध बनाने की मानवीय प्रकृति के संबंध में क्षमता या उसके संबंधी क्षमता, मतभेदों के संदर्भ में सहनशीलता, स्वतंत्रता और मनुष्य एवं प्रकृति के कारण होने वाले खतरों से अपने अस्तित्व की सुरक्षा, मौलिक जीवन या मौलिक मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि, आत्मनिर्देशन, आज निर्णयात्मक मनोवृत्ति, रचनात्मक सामाजिक सहयोग और कार्य की महत्ता और खाली समय की रचनात्मक उपयोग। आप ये भी कह सकते हो खाली समय के रचनात्मक उपयोग की बजाय मनोरंजनात्मक कौशल हुए। ठीक है, दोनों बात एक ही हो जाएगा, इसमें कोई अलग नहीं होगा, है ना, दोनों बात सिमिलर हो जाएगा। तो ये चीज़ें थी, आपने कोर्स के टोटल 10 सिद्धांत दिए हैं। इसने कहा था कि आत्मनिर्देशन की बात करता था, ये बात करता था मनुष्य की योग्यता और गरिमा के बारे में बात करता था, ये बात करता था मतभेदों के संदर्भ में सहनशीलता के बारे में, ये बात करता था रचनात्मक सामाजिक सहयोग के बारे में, है ना, मौलिक मानवीय जो भी आवश्यकताएं हैं उसके बारे में बात करता था ये। ठीक है, तो ये कोसे का एक प्रकार की वैल्यूज़ हैं, एक प्रकार से प्रिंसिपल आप कह सकते हो, और ये प्राथमिक मूल्य हैं इसके। कोसे का समाज कार्य के ये कितने हैं? 10 के 10 प्राथमिक वैल्यूज़ हैं, प्राथमिक सिद्धांत हैं, ये आप इसको कह सकते हैं कोसे का। ठीक है, बहुत विद्वानों का नाम आता है, जैसे कोनोफ्का के भी नाम आता है इसमें, संयुक्त राष्ट्र का भी नाम आता है। ठीक है, काफ़ी लोगों का नाम आता है, आर.जी. जो है अहमद का भी नाम आता है, मिर्जा आर अहमद का भी नाम आता है ना। तो जो इम्पोर्टेंट है मैं उन्हीं का नाम लूँगा आप लोगों से। जैसे ये नाम इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा था, कौस महोदय का नाम, तो इसलिए आप उसका ध्यान रखिएगा, कौस महोदय का भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में हम लोग अब समझ में आ रहा है सभी को ना समाज कार्य दर्शन में, कि समाज कार्य दर्शन सत्यता और ज्ञान पर ही आधारित है ना, सोशल वर्क। तो ये थे आपका जो है समाज कार्य का दर्शन। ठीक है, तो समाज कार्य दर्शन जो है बेसिकली जो है कई विद्वानों ने अलग अलग तरीके से बात किया है। ठीक है भाई, और अगर गांधी जी के बारे में अगर हम बात करें तो गांधी जी का जो दर्शन था समाज कार्य में, वो श्रम को महत्ता पर आधारित था। तो याद रखने वाली बात है कि अगर आप एक तरफ लिख देगा आपको गांधी जी, ठीक है भाई, दूसरी तरफ आपको इधर लिख सकता है दर्शन या उसके आधार पर व्याख्या, इस तरीके से आप परिभाषा वगैरह ऐसे लिख सकता है। ठीक है, तो जो गांधी जी होंगे, गांधी जी का श्रम की महत्ता की बात सॉरी, तो गांधी जी श्रम की महत्ता की बात करते थे। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, है ना, दर्शन में एक चीज़ तो ये क्लियर हो जाएगा। और अगर हम बात करें तो गांधी जी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, समाज कल्याण में सर्वोदय के बारे में बात किए थे। तो एक नाम और भी याद रखना है। अच्छा, श्रम विभाजन नहीं है, श्रम विभाजन का बारे में अगर आप सोचना है तो दुर्खिम के बारे में सोचिएगा। श्रम विभाजन के बारे में अगर आपको सोचना होगा तो दुर्खिम के बारे में सोचिएगा। श्रम की अगर महत्ता की बात करूंगा तो ऐसा मत करिएगा कि दुर्खिम लगा दे, गांधी जी को खोजिएगा, फिर आप वहाँ पर ढूंढिएगा, है ना, ऑप्शन में मिल जाएंगे गांधी जी।
अगर हम बात करें सर्वोदय के बारे में, तो विनोबा भावे को आप ढूंढिएगा नहीं, विनोबा भावे की सर्वोदय के बारे में विनोबा भावे ने, लेकिन वो समाज कल्याण में सर्वोदय के रूप में बेसिकली जो इनका मतलब था कि सभी क्षेत्रों में सभी के कल्याण को लेकर बात करते थे। देखो प्रश्न का पैटर्न क्या कहेगा सर्वोदय पे, तो वो आप वहाँ पर टिक मारना। बेसिकली अगर समाज कल्याण को बिहाफ पर अगर कोई कार्य या क्वेश्चंस बनाए जाएं तो आप तुरंत सर्वोदय को लगा देना, ये सही माना जाएगा। भारतीय समाज जो है निर्बल और निर्धन या दुर्बल वर्ग के लोगों में जो समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए, सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए जन आंदोलन छेड़ा गया था सर्वोदय। तो समाज कल्याण की बात करते थे महात्मा गांधी जी, ठीक है। और फिर इसके बारे में अगर हम बात करें सादा जीवन और उच्च विचार, तो सादा जीवन और उच्च विचार की अगर बात कोई करता है तो ये समर्थक है महात्मा गांधी जी, ठीक है। तो ये भी आप उसको वहाँ पर ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि आश्रितों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए इसने धन या वस्तु जिन्हें आवश्यकताग्रस्त लोगों को क्या किया गया, एक प्रकार से उनको दिया गया या उनको प्रोवाइड किया गया, ऐसे आप सोच सकते हो कि सादा जीवन उच्च विचार के बारे में, ठीक है। तो ये 2-3 बातें हैं जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है भाई। तो अभी तक मैंने समाजकारी दर्शन में थोड़ा सा चर्चा किया है अच्छे से, और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि फिलो प्लस जो सोफिया है उसका मीनिंग क्या बनता है, उसके कौन कौन से स्वरूप होते हैं जो उसके प्रत्ययों और मूल्यों को निरूपित कर देते हैं। जैसे व्यक्ति होता है, व्यवहार होता है, समस्या होती है, संबंध होता है, भूमिका होती है और अहम होता है, जैसा कि अभी आप लोगों ने पीछे देखा है। फिर अगर हम बात करें दर्शन के रूप में, तो हर्बर्ट बिस्नो ने बेसिकली 3 क्षेत्रों के बारे में बात किया था, 4 क्षेत्रों के बारे में बात किया था, जिसमें से व्यक्ति था और व्यक्ति और समूह के प्रति परस्पर संबंध था, प्रणाली और कार्य था, और उसके बाद सामाजिक कुसमायोजन था, प्लस में सामाजिक चेंजेस था, सोशल परिवर्तन था। तो ये 4 चीज़ें भी आप लोगों ने भी देखा है, पीछे मिल जाएगा आप लोगों को पीडीएफ में वो बातें। तो आप ध्यान रखिए, ये प्रश्न जो है यहीं से बनाए जाते हैं, इससे और कोई प्रश्न आने का तुक ही नहीं बनता कि समाज कार्य दर्शन में और क्या प्रश्न बने। बाकी किताबों से प्रश्न आ सकते हैं, बस इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसमें क्या क्या बातें की, जैसे व्यवहार की बात होगी तो व्यवहार में आपके पास दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि यार ये तो बाह्य पर्यावरण के प्रति होना चाहिए और आंतरिक पर्यावरण के प्रति होना चाहिए, तो ये व्यवहार के रूप में आ जाएगा। व्यक्ति जो होगा वो अनेक परिस्थितियों में अनेक भिन्न भिन्न तरीके से व्यवहार करता है, तो ये आपका हो जाएगा, व्यक्ति का प्रत्यय हो जाएगा, है ना भाई। उसी तरीके से अगर हम बात करें अनुकूलन की बात करें, तो अनुकूलन में क्या चीज़ें होती है, व्यक्तिगत प्रेरणा और क्षमताओं में परिवर्तन होने वाली जो स्थितियां हैं, जो भूमिकाओं को पूरा करने में व्यक्तिगत असंतुलित हो जाता है, तो वहाँ पर उसको अनुकूलित करना ज़रूरी होता है। तो एक तरफ पॉजिटिव भी सोचो, एक तरफ नेगेटिव भी सोचो। तो पॉजिटिव तो वो काम को सही करेगा, नेगेटिव काम को बिगाड़ देगा, ठीक है। तो एक तरफ नेगेटिव जो चीज़ें हैं, जैसे व्यक्ति असंतुलित हो रहा है तो जाहिर सी बात है अनुकूलित कर लो उसे, तो अनुकूलन का प्रत्यय लग गया, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव चीज़ में आ गया वो, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। कुछ चीज़ें हैं जो समाजकारी दर्शन के अंतर्गत आते हैं। मैंने अभी कॉस के बारे में भी बताया है, 10 स्टेटमेंट दिया, हालांकि कई बंदों ने दिया, कुनफ्का का भी आता है, मिर्जा आर अहमद का भी आता है, लेकिन कॉस का इंपॉर्टेंट है ना, इसका आप ध्यान रखिएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है क्या आप लोगों को दर्शन में? तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट लेता हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया है। अगर आप समझ रहे हैं तो अच्छी बात है। कॉपी पर अगर आप मेरे कीवर्ड्स द्वारा जो बोले जा रहे हैं शब्द, उसको अगर आप लिख रहे हैं तो और अच्छी बात है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। और समाज कार्य का सिद्धांत, समाज कार्य का सिद्धांत बेसिकली कई सिद्धांत होते हैं। व्यक्तिगत समाज कार्य का सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें अलग मिलेगा। समूह कार्य सिद्धांत मैंने कल पढ़ाया था, तो ट्रेकर का वो अलग था। कम्युनिटी में आप लोग पढ़ेंगे डनहम का नाम, तो डनहम ने आपने पता होगा अच्छी तरीके से 28 सिद्धांत दिया है, और रॉथमैन का भी सिद्धांत आ जाता है, सबके अलग अलग विचार जाते हैं, सिद्दीकी जी का भी सिद्धांत आ जाता है ना। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि केवल इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ही आप लोग ध्यान रखिए, और ये जो सिद्धांत है समाज कार्य का, ये हर जगह लागू हो सकता है, क्योंकि ये प्रिंसिपल है, थ्योरी नहीं है, ये प्रिंसिपल है ना। तो समाज कार्य का जो व्यवसाय सेवा का, जिसके अंतर्गत समाज कार्य में प्रशिक्षित और कार्यकर्ता सेवार्थी, जिसमें हम व्यक्ति समूह समुदाय की सहायता के लिए कार्य करते हैं, ठीक है। तो उसके दौरान सेवार्थी को बेहतर सेवा प्रोवाइड करने के लिए हम समाजकारी सिद्धांत लगाते हैं। किसी व्यक्ति को अगर आपको सक्षम बनाना है, किसी भी व्यक्ति को, तो आप सबसे पहले उस काम को लेकर प्लानिंग करेंगे और क्रमबद्ध तरीके से करेंगे, वैज्ञानिक ढंग से करेंगे, और उसमें सिद्धांत लगाएंगे, ताकि इस सिद्धांत के आधार पर जब काम करेंगे तो सबसे अच्छा माना जाएगा और वो सफल भी हो जाएगा आपका,
ठीक है, दोबारा समस्या आने वाली भी नहीं है। तो इसलिए जो है सोशल वर्कर क्या करता है, समाज कार्य सिद्धांत लगाता है। तो समाज कार्य सिद्धांत लगाएगा कहाँ पर, वो अलग अलग तरीके सिचुएशन के आधार पर, जिसकी जैसी समस्या होगी उसकी समस्या के आधार पर, उसकी आवश्यकता के आधार पर सिद्धांत लगाया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे भी। अगर हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, तो कौन कौन से सिद्धांत है उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं क्या क्या होता है। एक होता है कम्युनिकेशन का सिद्धांत, जिसको हम लोग बोलते हैं संचार। अगर इंग्लिश में आपको वार्तालाप मिल जाए, हिंदी में, या आपको संप्रेषण मिल जाए तो कंफ्यूज नहीं होंगे। कम्युनिकेशन का सिद्धांत जो है माना जाता है। अगर एग्जैक्ट अगर मैं बात करूं नाम लेकर, जैसे बीस्टिक का भी नाम लूं तो, या ट्रेकर का नाम लो, तो इन लोगों ने कहीं अपने सिद्धांतों में जिक्र नहीं किया है कि संचार का भी सिद्धांत होता है। परंतु अगर मैं बात करूं कि संचार का सिद्धांत होना चाहिए, ये कैसा कॉमन चीज़ें बताई गई है ना समाज कार्य के सिद्धांत में। कहने का मतलब ये हुआ कि कार्यकर्ता और सेवार्थी जब मिलते हैं, जैसे आप एक सोशल वर्कर हो और मैं एक क्लाइंट हूँ, जब आप मुझसे मिलेंगे तो आपका और मेरा जो कम्युनिकेशन है वो एक सकारात्मक होना चाहिए, ताकि जो चीज़ें आप बोलो मैं समझूं और जो चीज़ें मैं बोलूं वो आप समझो। तो इस यहाँ पर क्या होता है कि समन्वय जो है अच्छे तरीके से, जो तालमेल है वो अच्छे तरीके से बैठ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर जो है संचार का सिद्धांत बेटर लागू हो रहा है। तो संचार का सिद्धांत होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप कोई भी डेटा लो किसी से भी, तो इसका मतलब उसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाई डेटा कौन सा ले रहा है और किस लिए भी ले रहे हो, उसे समझ ही नहीं आ रहा सेवार्थी को, तो फिर बेकार है वो कार्य, उसको समझ में आना चाहिए, है ना। तो इसलिए कम्युनिकेशन का सिद्धांत भी सिंपल और सरल होना चाहिए। अगर स्लैम एरिया में गए हो तो वहाँ के लोग जो है हिंदी बोलते हैं, तो आपको वहाँ पे इंग्लिश नहीं बोलना है, तो वो आपकी बात ही नहीं समझ पाएगा, और ऐसी कंडीशन पे आपको वहाँ पे हिंदी का प्रयोग करना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ें आप लोग खास कर ध्यान रखिए। तो संचार का सिद्धांत भी एक अहम भूमिका निभाता है समाज कार्य में। और नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, और दूसरी पॉइंट आप ये ध्यान रखिएगा, व्यक्तिकरण का सिद्धांत। देखो अलग अलग बंदों ने अलग अलग तरीके से हर एक सिद्धांत के बारे में एक्सप्लेन भी किया है ना। लेकिन पर्टिकुलर अभी तक एग्जाम में ये प्रश्न नहीं पूछा गया कि भाई बताइए जरा व्यक्तिकरण का सिद्धांत किसने दिया है ना। ये कभी प्रश्न नहीं पूछा। एक बार केवल प्रश्न आया था कि गोपनीयता का सिद्धांत कौन प्रतिपादित किया था, एक ही बार प्रश्न आया वहाँ से, और आई थिंक मुझे लग रहा है कि उस प्रश्न का भी आंसर भी आयोग ने गलत ही दिया था। ठीक है, तो वहाँ पर जो गोपनीयता का सिद्धांत होगा, तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ध्यान रखिएगा, वो नाम होगा बीस्टिक का नाम होगा, क्योंकि क्वेश्चन में वो लिखा ही नहीं था कि व्यक्तिगत समाज कार्य के अंतर्गत पूछ रहा है कि समाज कार्य के अंतर्गत पूछ रहा है, किस समूह कार्य के अंतर्गत पूछ रहा है, किसके अंतर्गत पूछ रहा है, ये क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं किया था, और केवल लिख दिया था कि गोपनीयता का सिद्धांत निम्न में किसने दिया था। ठीक है, तो गोपनीयता का जो सिद्धांत था, तो हमने उस ऑप्शन में बीस्टिक था, इसलिए हमने बीस्टिक को लगा दिया, क्योंकि बीस्टिक ने दिया भी है केस वर्क में गोपनीयता का सिद्धांत। ठीक है, और बहुत बच्चों ने पार्लियामेंट को लगा के आए थे, और पार्लियामेंट गलत था वो जवाब, है ना। सही जवाब होगा आपका वहाँ पर कि भाई गोपनीयता का सिद्धांत उसी ने दिया, बीस्टिक ने 1957 में। और व्यक्तिकरण का सिद्धांत का मतलब ये हो गया कि हर एक व्यक्ति यूनिक होता है। जैसे मैं मेरे अंदर जो है बिहेवियर अलग है, मेरा सीखने का तरीका अलग है ना। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप लोगों का भी पढ़ने का तरीका या कार्य करने का तरीका अलग है। हम एक दूसरे से क्या है, एक प्रकार से यूनिक हैं, अद्वितीय हैं हम दोनों, हम सभी लोग, है ना। तो ऐसी कंडीशन पर इसको हम कहते हैं व्यक्तिकरण के सिद्धांत। तो व्यक्तिकरण के सिद्धांत में जब व्यक्ति अलग है तो व्यक्ति की समस्या भी अलग होगी, उसको जो है मेथड लगाने का तरीका भी अलग होगा, कौशल, प्रविधि, वैज्ञानिक ज्ञान, जो भी चीज़ें होंगी वो अलग अलग तरीके से लगेंगी। सभी पर कॉमन नहीं लगेगा कि अब मेरे पे जो प्रॉब्लम पर, जो मेरी प्रॉब्लम है उस पर आपने जो सिद्धांत लगाया है तो वो शायद किसी और भी व्यक्ति पर लगेगा, तो ये ज़रूरी नहीं है, सब पर अलग अलग हो सकता है। यही कारण है कि व्यक्तिकरण का सिद्धांत होना ज़रूरी था, क्योंकि हर एक व्यक्ति यूनिक है, तो उसके आधार पर उसने क्या किया, अलग अलग समस्याओं पर अलग अलग जो है मेथड्स और विधियां भी लगाई जाती हैं। तो ये कहता है समाज कार्य का सिद्धांत व्यक्तिकरण में। ठीक है, याद रखिएगा। वर्जाइना का भी इसमें नाम, रॉबिसन वर्जाइना का नाम जो आता है वो भी इम्पोर्टेंट इसमें आता है, क्योंकि उसने थोड़ा सा व्याख्या किया था, और उसकी व्याख्या के आधार पर जो निष्कर्ष निकाला था मैरी रिचमंड ने निकाला था। ठीक है, ये भी नाम आ जाता है। ठीक है, स्वीकृति का सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा हम लोग जिक्र कर लेते हैं। और इसको अगर हम बात करें तो बेसिकली यूजीसी में जो प्रश्न आता है स्वीकृति नहीं लिखता है, वो आजकल लिख रहा है अनुमोदन। यूजीसी वाले क्या लिख रहे हैं, अनुमोदन लिख रहे हैं इसकी जगह। अगर आप इंग्लिश देखेंगे तो इसका मीनिंग जो होता है एक्सेप्टेंस होता है, इसकी मीनिंग इंग्लिश की।
तो मैं आपको बता दूं कि स्वीकृति का सिद्धांत में एक चीज़ आप लोगों को ध्यान भी रखना होगा कि व्यक्ति जैसा भी हो, उसी सिचुएशन में उस व्यक्ति को आपको क्या करना है, स्वीकार कर लेना है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे महिलाओं की अगर मैं बात करूं, तो जैसे अगर किसी एरिया या क्षेत्र में जाती हैं, तो देखती हैं जब पूर्व अपराधी बालक पर हमें करना पड़ता है काम, तो वो सोचती हैं, वो डर जाती हैं ऐसे व्यक्तियों कि भाई हम इस पे काम नहीं करेंगे, एक तो किशोरावस्था की आयु है उसकी, और क्या भरोसा भाई ये हम पर भी अटैक कर दे, है ना, इसका कोई भरोसा ही नहीं। तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। लेकिन सोशल वर्कर हो आप लोग, तो सोशल वर्कर के नाते मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप सभी लोग इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि जैसा भी क्लाइंट हो उसको उसी कंडीशन में आपको क्या कर लेना है, स्वीकार कर लेना है। आप सभी को क्या कर लेना है, उसको स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना। अच्छा, आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि किस बंदे ने ये बात बोला है कि जैसा भी व्यक्ति हो हमें वैसे ही उसे हमें स्वीकार कर लेना है? अभी तक प्रश्न तो नहीं आया हुआ है, लेकिन हो सकता है 2021 में आप लोगों के सामने दिख जाए। जरा मुझे बताइए ये स्टेटमेंट किस बंदे ने दिया है, बताइए जरा। जब हम सेवार्थी को जैसा है वैसा ही समझ लेते हैं और मानव साथी के रूप में उसका सम्मान करते हैं और हम उस सेवार्थी को स्वीकार प्रदान करते हैं, तो बताइए जरा यह स्टेटमेंट किसने बोला है कि जैसा व्यक्ति वैसे ही एक्सेप्ट कर लो उसे? रेनाल्ड बर्था का नाम नहीं सुना है आप लोग? भूल गए हो कि आप बताना नहीं चाहते हो? बताइए जरा एक बार मुझे, बोलिए। आवाज नहीं जा रही है, एकदम सुन हो गया वहाँ सारे। चलो, बर्था रेनाल्ड का नाम है ये, आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, है ना, क्लियर कर लेना आप सभी लोग इस चीज़ का भी। बर्था रेनाल्ड का ये स्टेटमेंट था, है ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं और सिद्धांतों के बारे में नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। तो गोपनीयता का सिद्धांत मैंने अभी आपको बताया भी था कि गोपनीयता का सिद्धांत होता क्या है। तो देखिए, गोपनीयता का जो सिद्धांत है ना, इसमें व्यक्तिगत सेवा कार्य में बेसिकली ज़्यादा यूज़ होता है और व्यावसायिक आचार संहिता में भी यूज़ होता है। ये व्यावसायिक आचार संहिता में भी ये ज़्यादातर यूज़ होता है। जैसे अगर आपको बताऊं सिंपल लैंग्वेज में कि जब भी किसी क्लाइंट के साथ आप काम करो ना, तो अगर उसकी कोई भी प्रॉब्लम आप अगर लिख रहे हो, नोट डाउन कर रहे हो, और आपको ज़रूरत पड़ गई कि यार मुझे अब इस व्यक्ति के लिए एक स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है, एक या क्लिनिकल साइकोलॉजी की ज़रूरत है, जिसकी भी ज़रूरत पड़ जाती है आपको, तो ऐसी कंडीशन पे आपको ऐसे नहीं करना है कि बस उसकी फ़ाइल लिया और चले गए उसके पास। उसके बारे में आपको सबसे पहले सेवार्थी को सूचित करना पड़ेगा कि भैया देखो आपके पास ये समस्या उभर के आ रही है, इसके लिए अगर मैं आपको कहूँ कि स्पीच थेरेपिस्ट आ जाए तो शायद आप लैंग्वेज पर अच्छी पकड़ बना सकें, उससे एक बार डिस्कस कर लीजिए। और अगर सेवार्थी कहता है कि ठीक है सर आप चाहिए और बता दीजिए, उनको कह दीजिए, या जैसी भी प्रॉब्लम हो उनको ले आइए, या इस तरीके की बातें जब आपस में आप लोग कर लेते हैं सेवार्थी और कार्यकर्ता के बीच में, तो वो चीज़ें ठीक होती है। ठीक है, तो गोपनीयता बनी रखनी चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैंने एक केस किया, ऐसे ऐसे केस थे भाई, ऐसी ऐसी बातें थी और चले गए, आप बताना शुरू कर दिया अपने गली में मोहल्ले में, तो ये गलत है, ये समाजकार नहीं होता है। तो गोपनीयता का सिद्धांत होने का मतलब यही होता है कि उसकी बातों को गोपनीय रखी जाए, है ना, ये सीक्रेट रखा जाए, ये होता है इसका सिद्धांत। ठीक है, तो ये चीज़ें लागू होनी चाहिए। बेसिकली ये सोशल केस वर्क में बहुत बेटर होता है और प्लस में व्यावसायिक आचार संहिता में भी, है ना। आत्मनिर्णय का सिद्धांत आप लोगों को पता होना चाहिए। समाज कार्य का जो ये सिद्धांत है, ये बेसिकली बात पर जोर देता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने लिए सबसे उपयुक्त चयन करने का अधिकार है। तो सेवार्थी की समस्या समाधान के प्रत्येक चरण में आत्मनिर्णय का पूरा करने का अधिकार है। तो आप समझ गए होंगे आत्मनिर्णय का मतलब क्या होता है, कि व्यक्ति को स्वावलंबी बनाने की बात कर रहे हैं, व्यक्ति को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप स्वतंत्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कंडीशन जो हो जाता है आत्मनिर्णय का सिद्धांत को रिप्रेजेंट कर देता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग खासकर ध्यान रखिएगा, है ना। ऑप्शन में आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नहीं है, कौन सा सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स वगैरह, है ना, पूछे जाते हैं एग्जाम में भी। और एक सिद्धांत है आपका कि नियंत्रित संवेगात्मक संबंध का सिद्धांत। जानते हैं आप लोग नियंत्रित संवेगात्मक का सिद्धांत क्या हो सकता है? जरा मुझे बताएं, अगर आपको पता है तो बताइए।
सर अपनी भावनाओं को एक मतलब निश्चित रूपरेखा में प्रकट करना। ओके, भावनाओं को, ठीक है। यहाँ पर इनका कहना था कि भाई एक प्रकार से कि मनुष्य सब जानते ही हैं कि भाई वो सभी प्राणियों में बुद्धिमान प्राणी है, और आपको ये भी पता है कि ज्ञान भंडार, चेतना, भावना इत्यादि चीज़ें उसमें समाहित होती हैं। ये बात आपको अच्छी तरीके से पता है। बहुत सारी उसके अंदर मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, बहुत सारे उसके अंदर अगर हम कहें तो बहुत सारी क्रियाविधि होती है, संवेग भी होता है। तो ऐसी कंडीशन पर अगर हमें अगर उसे व्यक्तित्व का विकास करना है, उसके व्यक्तित्व का विकास करना है, तो नियंत्रित संवेगात्मक संबंध। कभी कभी ऐसा आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप किसी व्यक्ति से जब बात करते हैं तो शुरुआत में, तो उसके पहली ही बातों पर उसको विश्वास कर लेते हैं। मतलब 2 दिन बात कर लिए तो उसकी बातों पर विश्वास हो जाता है आप लोगों को, है ना। तो आप लोग नहीं बोलते भाई भावनाओं में बह गया, है ना, भावनाओं में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब ऐसे थोड़ी है कि भाई 2 दिन कर लिया, 3 दिन कर लिया, चलो 2 दिन नहीं, आप महीनों कर डालो, तो किसी व्यक्ति के बारे में नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे, उसके मन में क्या चल रहा है, उसके विचार क्या हैं, ठीक है। ये चीज़ें ज़रूरी है। तो यहाँ पे नियंत्रित संवेगात्मक का संबंध होना जरूरी है। अब इतना मतलब नहीं एक्साइट नहीं हो जाना भाई कि हाँ ये अब मैं काम कर लूँगा, ये बहुत अच्छा काम हो गया है, हर चीज़ें हो गई। अपने आप पे कंट्रोल भी होना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत देखिए यहाँ पे लिखा जा रहा है कि कार्यकर्ता को सेवार्थी को देखकर उससे व्यक्तिगत और भावनात्मक लगाव नहीं रखना चाहिए, पहली बात। अब आपको एक बात मैंने बताया भी होगा और आपको शायद पता होगा, अंतरण प्रति अंतरण के बारे में। ये भी जो शब्द है ना, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि अंतरण क्या होता है, प्रति अंतरण क्या होता है। आप जानते होंगे प्रति अंतरण और अंतरण के बारे में। जब मुझे बताइए कोई अगर किसी को पता है तो, किसी भी व्यक्ति को अगर पता है तो बताइए, नहीं पता है तो मैं तो हूं बताने के लिए। बताइए, नहीं मालूम किसी को भी होगा तो बता भी नहीं रहे होंगे। अंतरण का मतलब क्या होता है भाई? अंतरण का मतलब होता है कि आपने क्या किया, जब सेवार्थी के साथ काम कर रहे थे, ठीक है, तो सेवार्थी में आपने क्या देखा कि अपने रिलेटिव जैसे को समझ लिया। जैसे नहीं होता कि भाई आप किसी के साथ काम कर रहे हैं और वहाँ पर ये क्लाइंट देखा तो उसकी नहीं कि भाई हो बहू उसकी शक्ल मिल रही है, ठीक है भाई, मेरी बहन से मिल रही है, मेरे भाई से मिल रही है, मेरे फादर से मिल रही है। तो ऐसी कंडीशन पे आपने क्या करना शुरू कर दिया, इस व्यक्ति के साथ आपने क्या करना शुरू कर दिया, अंतरण वाली प्रतिक्रिया कर दिया। तो फिर काम कहाँ से करोगे? और ठीक इसके विपरीत प्रति अंतरण। अब सेवार्थी ठीक वैसे आपके बारे में सोचने लगे, समझने लगे, तो प्रति अंतरण हो जाएगा। तो यहाँ पर भावनाएं वगैरह जुड़ जाती हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस पर नियंत्रित होना चाहिए। ये है आपका नियंत्रण संवेगात्मक का सिद्धांत, है ना। तो ये इस पर नियंत्रण होना जरूरी है ना। आगे हम बात करें अनिर्णयात्मक मनोवृत्ति का सिद्धांत। अब मनोवृत्ति का मतलब क्या होता है? एटीट्यूड होता है, अभिवृत्ति होता है। तो जरा मुझे बताइए क्या है अनिर्णयात्मक मनोवृत्ति। देखो, व्यक्ति कार्य करो या ग्रुप वर्क करो या कम्युनिटी वर्क करो, ठीक है, ऐसी कंडीशन पर आपको क्या करना है कि जो अपनी प्रक्रिया है, यानी जो कार्यकर्ता की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को अपनी मनोवृत्ति में उसको क्या करना है, अपनाना है, अपनी मनोवृत्ति में अपनाना है, एटीट्यूड में अपनाना है। तो मनोवृत्ति के आधार पे जब भी कोई सामाजिक कार्य करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर व्यक्ति की समस्या उत्पन्न करने में कोई दोष नहीं या अपराध नहीं, तो उसके आधार पे या उसकी परिस्थितियों के आधार पे आप उस पर कार्य करना शुरू करेंगे। कहने का मेरा मतलब सिंपल है कि जब कार्यकर्ता के द्वारा सेवार्थी या उसकी समस्या को देखकर किसी भी निर्णय तुरंत नहीं लेना चाहिए। अभी मतलब वही बातें थी जो मैंने अभी आपको ऊपर बता भी रहा था कि आप क्या करते हैं कि किसी व्यक्ति से एक बार बात करते हैं तो आप तुरंत विश्वास कर लेते हैं उस पर और तुरंत निर्णय चले जाते हैं कि भाई हाँ इसके लिए यही समस्या। अरे भाई और भी तो देख लो, और भी बातें देख लो, और भी चीज़ें जान तो लो, हो सकता है कोई और भी समस्या इसके आगे निकल जाए, है ना। तुरंत आपको नतीजे पर नहीं पहुंचना है भाई। ये होता है अनिर्णयात्मक मनोवृत्ति का सिद्धांत। तुरंत नतीजे पर आपको नहीं पहुंचना है, ठीक है। कई बार साक्षात्कार किया जाता है, कई बार मूल्यांकन किया जाता है, ये क्रियाविधि होती है ना, ये होता है।
तो ये चीज़ें थी आपको सिद्धांत, आपका जो सिद्धांत था यहाँ पर हुआ क्लियर भाई, ठीक है। अब हम बात करेंगे आचार्य संहिता के बारे में, और बहुत ही सिंपल है, सरल है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सिद्धांत में कोई डाउट, कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है भाई, आप कर लोगे। अगर एग्जाम में सिद्धांत से कोई प्रश्न आना तो देखो यूजीसी में तो आएगा तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है यहाँ से, है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी आप लोग बताइए जरा, यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है? एमपीपीएससी में भी यहाँ से प्रश्न आना तय है, ऐसी बात नहीं कि एमपीपीएससी में नहीं आएगा, है ना। बताइए जरा, बताइए मुझे जरा एक बार। कर लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना, चलो बहुत बढ़िया। अब पहले तो एक चीज़ आप जहाँ समझ लीजिए, देखो पहले हम बात कर लेते हैं आचार संहिता के बारे में। आचार संहिता जानते हैं कि प्रत्येक व्यावसायिक संगठन अपने व्यवसाय के अभ्यासकर्ताओं के लिए, जो व्यावसायिक जो भी अभ्यासकर्ता लोग हैं हम सभी, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम और प्रतिबंध का सृजन करना होता है। आचार संहिता का मतलब सिंपल है, कुछ जानना ही नहीं आचार संहिता में भाई। सब व्यावसायिक संगठन अपने व्यवसाय के लिए अभ्यासकर्ताओं के लिए, अभ्यासकर्ता हम सब के लिए क्या होगा भाई, एक रूल रेगुलेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो नियम और प्रतिबंधों का सृजन होता है जिसका पालन करना प्रत्येक सामाजिक कार्यकर्ता का एक कर्तव्य आप समझ लीजिए, या तो आप ये कह लीजिए कि एक अनिवार्य एक्टिविटी है, एक अनिवार्य गतिविधि है। ये तो होना ही चाहिए, सभी को पूरा इसको मानना ही चाहिए आचार संहिता को। प्रतिबंध या नियम कार्यकर्ताओं को मानना व्यवहार से ही नहीं रोका जाता है, बल्कि अगर मैं बात करूं समस्त, ठीक है, समस्त सामाजिक कार्यकर्ताओं के व्यवहार और क्रियाकलाप, अभ्यास की प्रक्रिया आदि में जो भी एकरूपता है उसको लाने की, यूनिटी लाने की बात करता है। तो यहाँ पर मैं आपको दो नाम बताऊंगा। एक है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स, जो 1960 की बात कर रहा हूँ, और एक है आपका नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर, जो 1920 की बात कर रहा हूँ। तो उसने समाज कार्य की व्यावसायिक समाज कार्य अभ्यास में जब समरूपता लाने की बात कर रहा था, तो उस समय आचार्य संहिता का एक ग्रहण करने की कार्यकर्ताओं के लिए अनिवार्य एक्टिविटी कर दिया था। तो याद रखने वाली बात आप सब के लिए ये है कि यहाँ पर जो अमेरिकन एसोसिएशन का था ये इम्पोर्टेंट था 1960 का, और जो एक था आपका 1920 का जो नेशनल लेवल पर था ये इम्पोर्टेंट था आपका। तो एक नेशनल लेवल का है एसोसिएशन सोशल वर्कर्स, एक अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स है। ये दोनों आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो व्यावसायिक संगठन अपने व्यवसाय के लिए अभ्यासकर्ताओं के लिए कुछ नियम और प्रतिबंधों का सृजन करते हैं, ये क्रियाविधि होती है। तो जैसे अगर मैं कहूँ समाज कार्य व्यवसाय शिक्षा को क्या करना भाई, समाज कार्य व्यवसाय शिक्षा का ऊंचा उठाना, ऊंचा स्तर बनाना, बस यही आचार संहिता है। आचार संहिता क्या होता है? अनुसंधान को बढ़ावा देना। अनुसंधान का मतलब समझ रहे हो ना, खोज। समाज कार्य के साहित्य का एक प्रकार से प्रकाशन करना, यह आचार संहिता का रूल है। समाज कार्य वैज्ञानिक पर आधार है, ये भी आचार संहिता है, ठीक है। समाज कार्य में हमेशा विचार जो होते हैं उन विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रोवाइड करना चाहिए, ये है समाज कार्य की आचार संहिता। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही, बताइए जरा एक बार, बोलिए। चलो बहुत अच्छी बात है अगर समझ में आ रही है। सर इनका संस्थान कहाँ पे स्थापित, कहाँ पे, जैसे इंडिया में बेंगलोर है क्या? किसका संस्थान? ये नेशनल ICSW? नहीं, ये संस्थान वगैरह देखो, एक तो अमेरिकन का है तो उससे वहीं पर ही है, वो तो अमेरिका में ही है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ सोशल। ये हम देख रहे हैं समाज कार्य में आचार संहिता को लाया कैसे गया है ना, इसके बारे में। और नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स जो है 1920 का, ये आई थिंक मुंबई में है ना, ठीक है। तो ये हाँ याद रखना आप लोगों को। सर यदि देखा जाए तो आचार संहिता फिर हर चीज के सुधार में कार्य करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हमने कहा शोध में काम कर रही, सुधार, व्यावसायिक शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठा रही तो सुधार हो रहा है। विचारों का अगर आदान प्रदान होगा, अवसर दोगे तो भी होगा सुधार, है ना। मतलब सर जहाँ नियम और प्रतिबंध आएंगे वहाँ पर आचार संहिता अपन कह सकते हैं। हाँ, वो हम सब के लिए है, हम सब के लिए आचार संहिता है। ये नहीं कि सेवार्थी के लिए आप समझ लेना प्राथमिक प्रणाली के बारे में, हम सब के लिए आचार संहिता है। बस आचार संहिता जब भी कभी है तो हमें अपने बारे में सोच लेना है। अब 20वीं शताब्दी में बहुत विद्वान के नाम आप लोगों ने नाम सुना होगा, जीन पियाजे। ये देखो वीगेट लिखा हुआ है, इसका मतलब पियाजे है, जीन पियाजे हैं, जीन पियाजे, ठीक है।
कोहलबर्ग, अच्छा ऐसी भी नाम आ जाएगा, वीगेट, ठीक है, पीजेट, ऐसे नाम आ जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि अलग नाम है, वही नाम हो जाएगा आपका, जीन पियाजे का ही नाम हो जाएगा ना। कोहलबर्ग नाम है और कारोल करके नाम है। इन्होंने नैतिक विकास के बारे में, सिद्धांतों के बारे में कुछ लिखा था, और नैतिक विचार का मतलब ये लिखा कि वहाँ पर आचार संहिता वगैरह को इन्वॉल्व किया था। जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पर आपको देखेंगे, कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग मैं बात करूँगा थोड़ा सा। इसने, कोहलबर्ग ने 3 श्रेणी बांटी थी। एक को बोला था इसने कि पूर्व अभिसमयिक, एक को बोला था अभिसमयिक, और एक को बोला था अतीत अभिसमयिक। अब मैं बता दूं, इसकी एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोला था पूर्व परंपरागत, या आप कह सकते हो पूर्व रूढ़िबद्धता, इसके देखो इतने नाम हैं। और इसको कह सकते हो रूढ़िबद्धता या परंपरागत, इसको आप कहोगे पश्च, पश्च का मतलब अतीत है ना, पश्च, पश्च परंपरागत या पश्च रूढ़िबद्धता आप कह सकते हो। तो ये 3 चीज़ें हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। मैंने एक बार शायद आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, इसके बारे में बता भी चुका हूँ, दोबारा से भी एक बार रिकॉल करवा देता हूँ आप लोगों को, समझ जाइए आप, है ना। तो जो पूर्व परंपरागत था, जिसको आप अभी समयिक अवस्था बोल रहे हो, ये देखो 3 अवस्था थी, सॉरी 3 स्तर था। कितने स्तर थे? 3 स्तर थे। 1 स्तर, 2 स्तर थे और 3 स्तर आते हैं, और एक स्तर में 2 अवस्थाएं आती हैं। तो अगर पूछे लॉरेंस कोहलबर्ग ने कितनी अवस्था के बारे में बात किया है, तो 6 अवस्था। अगर पूछे कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने कितने स्तर के बारे में बात किया है, तो 3 स्तर के बारे में बात किया है। तो याद रखिएगा 3 स्तर होता है, 6 अवस्थाएं होती हैं। एक स्तर पर कितने अवस्थाएं हैं? 2 अवस्थाएं हैं, याद रखिएगा। तो एक का नाम रखा आज्ञाकारी दंड की संभावना, और दूसरे का नाम रखा था, एक प्रकार से प्रोत्साहन भी बोला जाता है, इसको प्रोत्साहन बोला जाता है, ठीक है, या व्यक्तिवाद, और या तो इसे विनियमन भी कह सकते हो। तो इसका मतलब था कि अगर व्यक्ति को किसी से काम करवाना है तो आप दंड के आधार पे भी काम करवा सकते हैं, इस तरीके की क्रियाविधि थी, और उसे पुरस्कार भी देंगे। तो ये दूसरी अवस्था के अंतर्गत थी। काम करने के 2 तरीके से इन्हें बता रहे थे, ठीक है। और एक था आपसी संबंध। यहाँ पर हम दूसरे स्तर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें भी 2 अवस्थाएं, एक अवस्था थी आपसी संबंध, और 2 स्तर था, हाँ। और जो तीसरी जो यहाँ पे दूसरी अवस्था है, इसको बोला गया सामाजिक आदेश का पालन। तो आपसी में कहने का मतलब ये था कि अच्छा व्यवहार करते थे, इसमें अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये क्रियाविधि एक प्रकार से जो होती है परंपरागत वाले में आ जाता है, तो इसको बोलते हैं आपसी संबंध वाला। और एक होता है सामाजिक आदेश। तो यहाँ पर समाज में बड़ा अच्छा बनना चाहते हैं व्यक्ति, ठीक है, समाज में अच्छा बनना चाहते हैं, तो ये लॉरेंस कोहलबर्ग की चौथी अवस्था है, ठीक है। समाज के आदेशों का पालन करने लगते हैं, रूल रेगुलेशंस को मानने लगते हैं, तो ये चौथी अवस्था है। उसके बाद इसने तीसरी स्तर के बारे में बात किया। तीसरी स्तर में 2 अवस्था थी। एक का नाम था, इसमें इसने दिया था सामाजिक संबंधों का। तो जो सामाजिक संबंध था, यहाँ पर जो यहाँ पे समाज की वैल्यूज़ जो थे, अधिकार जो थे, वो बेसिकली क्या एक कानून के रूप में, एक लोकतंत्र के रूप में अपनाने लगे। मतलब लोग इनको कहने लगे कि भाई बड़ा अच्छा व्यक्ति है ये, मतलब अपने व्यक्तित्व का, अपने व्यक्ति का व्यक्तिगत तरीके से विकास करना शुरुआत कर देते हैं समाज में ये, ठीक है। तो ये आपका पश्च परंपरागत वाले में सामाजिक संबंध और व्यक्तिगत अधिकार हो जाता है। सार्वभौमिकता का मतलब आप भली भांति तरीके से पता है कि यहाँ पर आप लोगों ने देखा भी था, क्या नाम था, अब्राहम मैस्लो में, कि व्यक्ति जैसे ही आत्म सिद्धि में पहुंच जाता है तो वो स्वतंत्र हो जाता है ना। तो यहाँ पर ये व्यक्ति सार्वभौमिक सिद्धांत पर आ गया है। तो इस प्रजातांत्रिक चीज़ों पर आपको मैं बताऊँ तो ये व्यक्ति जो है इंडिपेंडेंट हो गया है, खुद से सारे काम कर लेता है, मतलब ज्ञान भी हो जाता है इसके अंदर कि क्या अच्छा है, क्या गलत है, क्या बुरा है। और बेसिकली इसमें आपको बताऊं, जो व्यक्ति होते हैं इसमें माया मोह कुछ नहीं होता है, ठीक है। और ऐसे में 10% जो लोग होते हैं समाज के हमारे, इस अवस्था में पहुंचते हैं। ये लॉरेंस कोहलबर्ग का स्टेटमेंट था कि 10% जो लोग हैं अपने देश के, या विश्व की बात कर लो, देश का ही नहीं पूरे विश्व की बात कर लो, तो 10% लोग ही ऐसे होते हैं जो सार्वभौमिक सिद्धांत में पहुंचते हैं, ठीक है। ये कथन था इनमें, ठीक है। तो ये थी आचार संहिता के कुछ नैतिकता विचार के आधार पर इसने डिवाइड किया था, ठीक है भाई। आगे हम बात करते हैं नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क के बारे में। देखिए ये जो एक प्रतिनिधि सभा थी, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये प्रतिनिधि जो सभा थी ये 1999 की थी, 1999 की थी। अभी मैंने आप लोगों को बताया भी है, नेशनल एसोसिएशन के बारे में थोड़ा सा जिक्र भी किया था।
कि भाई इसकी जो है इस्टेब्लिश कब की गई थी, बताइए जरा एक बार। 1920। 1920 में, हाँ। और ये जब सभा बनी तो उस समय उसमें रखा गया था कि सेवार्थी के बारे में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, सेवार्थी की समस्याओं के बारे में क्या क्या चीज़ें हमारे सामने उभर के आती हैं। तो सेवार्थी की जो भी समस्या थी उसको हम लोगों ने नोट करने की बात, जो करने की बात कर रहे हैं, वो प्रतिनिधि सभा में हुई थी। और ये बात किसने किया था? NASAW ने किया था आचार संहिता में। ये एक नीति विषयक संहिता के रूप में आया था। तो सेवार्थी की पर्टिकुलर समस्याओं को पहचान कर उसके प्रति, उसके कल्याण की बात करना, उसकी शिक्षा की बात करना, उसके स्वास्थ्य की बात करना, ठीक है, विभिन्न प्रकार की क्रियाविधि हैं, उन सभी क्रियाओं के बारे में बात करना, ये एक नीति विषय संहिता के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो प्रतिनिधि सभा है उस सभा ने नीति विषयक संहिता स्वीकार किया है। कब? तो याद रखिएगा 1999 में, याद रखिएगा इसे, ये इंपॉर्टेंट है। आगे हम बढ़ते हैं। इस टॉपिक को मुझे आज समाप्त करना है, इसलिए आप लोग बने रहिए, जाइएगा मत, है ना, ठीक है। 1911 में मैंने आप लोगों को भी शायद बताया भी था कि इंटरकांटिनेंटल जो ब्यूरो ऑफ ऑक्यूपेशन नामक एक व्यावसायिक संगठन थी, उसकी स्थापना की गई थी, जैसा कि मैंने अभी बताया भी था। और फिर मैंने आपको अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेडिकल सोशल वर्कर के बारे में 1918 बोला था, द नेशनल एसोसिएशन ऑफ मेडिकल सोशल वर्क 1919 बोला था, द एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन 1946 बोला था। ये चीज़ें आपका आ जाएगा, है ना। तो ये तो आपको मैंने बता चुका हूँ, है ना। और आगे बात कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा देखते हैं और क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर एक हम लोग लास्ट पॉइंट पर आ गए हैं अब, और ये भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या है ये। देखिए 19वीं शताब्दी में भारत में जब अगर हम बात करें भारतीय समाज सुधारक के बारे में, भारतीय जो भी समाज सुधारक थे उनके बारे में थोड़ा सा बात करें, तो आपको पता होना चाहिए कि एक था ब्रह्म समाज। जो ब्रह्म समाज हिंदू सुधार आंदोलन पर आधारित था, और ये बेसिकली इसकी स्थापना सन 1828 में हुआ था, और ये भारत का जन्मदाता भी इन्हें कहा जाता है। आधुनिक भारत के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। इन्होंने जाति प्रथा, सती प्रथा, मूर्ति पूजा का विरोध किया था, और इन्होंने ही 1815 में आत्मीय सभा का भी गठन किया है। इसका भी खास कर आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना, इम्पोर्टेंट है। एक बार एग्जाम में प्रश्न आया हुआ था कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ब्रिस्टल इंग्लैंड में मृत्यु हो गई थी, याद रखिएगा 1833 में, 1833 में, ध्यान रखिएगा। ये एग्जाम में एक बार प्रश्न पूछा गया था, यूके में इनकी मृत्यु हो गई थी। संस्थापक हैं, बाकी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। उद्देश्य क्या क्या आती हैं? सती प्रथा, बहुविवाह, वेश्यागमन, जातिवाद, अपशता आदि को दूर करने में लेकर, और एक्वेशरवाद का प्रचार भी बहुत इन्होंने किया है, ठीक है भाई। एक्वेशरवादी के रूप में भी ये जाने जाते हैं, तो इसे भी आप लोग खासकर ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। यहाँ से आपको ये, अच्छा देखो, अंतरजातीय विवाह के बारे में अगर कोई चर्चा करता है तो किसका नाम आएगा, तो आप उसको भी आप ध्यान रखिएगा। अंतरजातीय विवाह और स्त्री शिक्षा पर बल देने की अगर कोई बात करता है तो एकमात्र नाम है, वो ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया ना, राजा राम मोहन राय का। आर्य समाज के बारे में बात करते हैं। अभी ये DSSB में पूछ लिया था, DSSB में पूछ लिया था ये भाई, आर्य समाज की स्थापना 1875, 1875, है ना, इंपॉर्टेंट है ये। मुंबई में हुआ है, दयानंद सरस्वती। ट्रिक मैंने बताया था कि या यहाँ पर भी है, और या शब्द ढूंढो तो आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा, तो ये ट्रिक है ना। बाकी आपको ध्यान रखना है कि अगर कहे कोई कि वेदों की ओर चलना, या वेदों की ओर का जो नारा है ये किस बंदे ने दिया है, तो आपको क्या बताना चाहिए? दयानंद सरस्वती जी को। हाँ, वेदों की ओर लौटो, ऐसे भी आप कह सकते हो, है ना, दयानंद सरस्वती। तो ये सारी के सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को जिक्र कर रहा हूँ, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैं करवा भी चुका हूँ आप लोगों को। दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज जो है 1889 की इसकी स्थापना हुई थी पाश्चात्य शिक्षा को लेकर, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती को देखो मैंने ट्रिक बनाया था, यहाँ पर भी या आ रहा है। और अगर मैं ये स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, अच्छा उन्हीं का नाम था ना, तो उनकी संस्था के बारे में आर्य समाज ही आ जाएगा। मूल नाम के बारे में पूछा जाए तो मूल शंकर, है ना, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। पुस्तकें में इनके एक पुस्तक है बहुत ही फेमस, सत्यार्थ प्रकाश को ही ध्यान रखिए आप लोग। बाकी और पुस्तकों के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, सत्यार्थ प्रकाश ही फेमस किताब है इनकी, है ना। तो इसको आप लोग खास कर ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है भाई।
क्लियर है? रामकृष्ण मिशन ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए 1897 में। आवाज़ तो नहीं जा रही ना आपके पास बैकग्राउंड मेरे यहाँ से? पता चलेगा आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है? आ रहा है सर, सुनाई आ रहा है। सुनाई दे रहा है ना, क्लियर स्पष्ट? तो स्वामी विवेकानंद के बारे में अगर बात करें तो गुरु रामकृष्ण परमहंस गुरु पर क्या नाम है, रामकृष्ण परमहंस पर इन्होंने अपनी एक संस्था बनाई, और आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। और स्वामी विवेकानंद ने 1897 में अपने गुरु की याद में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, एक चलिए शुरू करें। तो स्वामी विवेकानंद यहाँ पर आ जाएगा आपका करेक्ट, कोलकाता बेंगलुरु हो जाएगा। और उद्देश्य की बात करें तो मानवतावाद और समाज कार्य के बारे में इन्होंने चर्चा किया था। समाज सुधार, अज्ञानता, अनाथों और सहायता और गरीबों की कठिनाइयों को दूर करने का इनका उद्देश्य था। तो उद्देश्य आप ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में हो सकता है आप लोगों से देखने को मिल जाए एग्जाम प्रश्न यहाँ से। ठीक है, तो रामकृष्ण के बारे में आपको ध्यान रखना है, स्वामी विवेकानंद बेंगलुरु। ठीक है, और कब? 1897, ये आप ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं पर 96 भी मिलता है इसके वर्ष की स्थापना को लेकर। ठीक है, मूल नाम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई नरेंद्रनाथ दत्त है ना। 1893 का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और मैंने कई बार बोलता था पहले यूजीसी वाले बच्चों से कि शिकागो में इन्होंने 1893 की बात मैं कर रहा हूँ कि धार्मिक सम्मेलन में भाग लेकर उन्होंने पाश्चात्य जगत की भारतीय संस्कृति और दर्शन के अवगत कराया था इन्होंने। ठीक है, तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की गठन, ये आपका इंपॉर्टेंट है। 1896 वेदांत सोसाइटी की गठन। ठीक है भाई, किताब इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। पत्रिकाएं भी इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए इनको, आगे बढ़िए। थियोसॉफिकल सोसाइटी में आपको नाम ध्यान रखना होगा, यहाँ पर नाम इंग्लिश में है, तो जो इसके संस्थापक होंगे वो भी इंग्लिश जैसा ही नाम लगेगा, है ना। जैसे मैडम ब्लॉट्सकी के बारे में अगर मैं बात करूं, और कर्नल एच जो है अल्कॉट के बारे में बात करूं, ठीक है, हेनरी अल्कॉट के बारे में बात करूं, ये भी अंग्रेजी नाम ही है। एक नाम आता है एनी बेसेंट, ये भी अंग्रेजी में ही नाम है। तो आपको ऐसे ही आइडेंटिफाई कर लेना है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक ये सभी के सभी हैं। 1882 में मद्रास के अडयार में इसके मुख्यालय बनाया गया था। न्यूयॉर्क इसमें इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। उद्देश्य क्या था, आप उद्देश्य देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जो है प्राच्य धर्मों की तुलनात्मक अध्ययन किया इसने। दोनों संस्थापक एक 1879 में स्वामी दयानंद सरस्वती के आमंत्रण पर भारत आए थे ये, और 1907 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की भी स्थापना की, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना होगा। बाकी आयरलैंड में होम रूल लीग के बारे में अगर बात होता है तो ये हिस्ट्री में पूछा गया था, एग्ज़ाम आता है तो हिस्ट्री में। अभी जूनियर एडेड का एग्ज़ाम हुआ है यहाँ पर क्या नाम है, यूपी में। वहाँ प्रश्न पूछा गया था, होम रूल लीग के बारे में पूछा गया था, कौन संस्थापक थे, वो एनी बेसेंट थे। ये प्रश्न आया हुआ था वहाँ पर, है ना, होम रूल लीग की स्थापना। प्रार्थना समाज के मैंने ट्रिक बताया है कि प्रार्थना भाई प्रेयर कर रहे थे कौन, आत्मा से कर रहे थे कौन, महादेव जी। ठीक है, महादेव की प्रार्थना हो रही थी आत्मा से। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि आत्मा पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाडे इसके संस्थापक हैं प्रार्थना समाज के। 1867 में 1867 में किया है स्थापना, मुंबई में हुई है। बस ये चीज़ें हैं, बाकी आप समझ सकते हैं, इजी है। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से मुंबई में इन्होंने आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, जाति जो दलित जाति था उसका मंडल और ढक्कन शिक्षा की सभा की बात किया है। परंतु अगर मैं जाति की बात कर रहा हूँ, दलित जातियों के लेकर सबसे ज़्यादा अगर कोई काम हुआ है तो आप ध्यान रखिएगा सत्य शोधक वाले समाज को। ठीक है, अभी आएगा आप लोगों के सामने, अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है भाई, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। यहाँ पर यंग बंगाल आंदोलन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखिए, हेनरी विवियन डेरोजियो करके नाम है इनका, और प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में जिक्र किया है, यंग बंगाल आंदोलन के बारे में, कलकत्ता में है, ये चीज़ आप समझ सकते हैं। द सर्जेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये इंपॉर्टेंट है, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में पुणे महाराष्ट्र में किया गया है। नवयुवकों को सार्वजनिक, ये इंपॉर्टेंट उद्देश्य है,
ये ज़रूर मिल सकता है, क्योंकि नवयुवक से संबंधित आजकल बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो इसलिए पूछा जा सकता है कि सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करने पर नवयुवकों में सबसे पहले कौन सी सोसाइटी लाई गई या कौन सबकी अहम भूमिका निभाई गई थी। द सर्जेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, आप इसे ध्यान रखिएगा, 1905 का हो जाएगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक सेवा संघ था आपका, स्थापना हुई 1921 में, नारायण मल्हार जोशी थे, इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए इन्हें। अहमदिया आंदोलन जो है, गुलाम मिर्जा, अभी मिर्जा गुलाम अहमद का नाम आपने अभी देखा भी है, दर्शन में आप लोगों ने पढ़ रहे थे आर मिर्जा के बारे में, तो वही है ये। परंतु आप यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में फोकस ना करें कि अहमदिया आंदोलन भी इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए अहमदिया आंदोलन को। आगे बात कर रहे थे परमहंस मंडली को, छोड़िए आप इन्हें भी। मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करूंगा। देखो ऑप्शन में तो आते हैं भाई ये सभी लोग, जैसे अखिल भारतीय, अगर हम बात करें दलित वर्ग को लेकर, तो ये संस्थापक एक संस्था है, इसकी स्थापना जो है 1924 मुंबई में हुई थी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो आता है ऑप्शन में भीमराव अम्बेडकर वगैरह का नाम, तो आप समझ जाया करो कि ये भी कहीं ना कोई संस्था के बारे में देते ही है, परंतु इनका ऑप्शन सही नहीं होता है। सही वही होता है, या तो आपका स्वामी दयानंद होंगे, या तो राजा राम मोहन होंगे, या तो आपका महादेव गोविंद रनाडे होंगे, या स्वामी विवेकानंद होंगे, या एनी बेसेंट होंगे, इन्हीं में से आता है बस, बाकियों का आता ही नहीं है ना। आप लोगों को अगर देखिए कहीं भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए आप लोग, प्रैक्टिस वाले नहीं, एग्जाम वाला देखिएगा प्रीवियस ईयर का, तो आपको पता चल जाएगा वहाँ पर, है ना। तो इस तरीके से समाप्त हुआ। और एक चीज़ और बता देता हूँ आप लोगों को, ये भी इम्पोर्टेंट ही है थोड़ा बहुत, कि कानून कौन सा था जिसमें अंग्रेजों द्वारा बनाए जा रहे थे जो कानून, तो उसमें कौन कौन से जनरल गवर्नर थे, कौन कौन लोग। तो एक इम्पॉर्टेंट है शारदा एक्ट, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड इरविन का नाम था, इसने 1930 में लाया था, ये आप ध्यान रखिएगा शारदा एक्ट के बारे में। एक आप ध्यान रखिएगा दास प्रथा के बारे में, लॉर्ड एलनबरो के बारे में सन 1943 में, और एक आपका याद रखना सती प्रथा के बारे में, विलियम बेंटिंग का नाम 1829 में। तो ये 3 चीज़ें आप ध्यान रखिए, बाकी तो आप ऐसे भी देख सकते हो। ये 3 इंपॉर्टेंट है, जो कि मुझे लग रहा है 99% की यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं पूरी की पूरी है, ठीक है। तो ये समाजकार के पार्ट हैं, ऐसे नहीं कि समाजकार के पार्ट नहीं है, सिलेबस में मेंशन है आपके, है ना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अभी 8 बजे से आप लोगों की समाज कार्य पे चलेगा प्रैक्टिस, समाज कार्य पर हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। तो अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए अभी मुझसे, ठीक है भाई।